एक तो ये है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ जाएं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ये है कि आप पहले साइट ट्रेनिंग के तौर पे आप लगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे। और मैं एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर है कि सऊदी आने से पहले आपका कम से कम 2 साल का तजर्बा पाकिस्तान के अंदर लाजमी होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप टॉप 10 कंपनीज जिसमें आप काम करना चाहते हैं, भले आपकी कैपेबिलिटी है नहीं है, आपका गोल होना चाहिए ना। विज़न हमेशा आप ऊंचा देखते हैं, तो विज़न आपका होना चाहिए कि यार ये 10 कंपनीज़ हैं, इनमें जहीं भी मुझे जॉब मिल गई, जहाँ भी मिली, आई एम हैप्पी टू डू दैट। तो करना आपने क्या है कि आपने जो लोग ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं उनको ढूंढें। वो लोग कौन हैं, क्या पढ़ा उन्होंने, उनको जॉब कैसे मिली, उनसे मिलें, उनसे इंटरेक्शन करें। आपको मैनेजमेंट के अंदर अगर बहुत ऊपर जाना है तो आपको बिज़नेस माइंडेड होना पड़ेगा। आप ख़ुद को बिज़नेस के साथ इंगेज करते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल सेल्स, बिज़नेस डेवलपमेंट की फील्ड बहुत ही ओपन है। पाकिस्तान में बेतहाशा कंपनीज़ हैं जिनमें इंजीनियर्स आ सकते हैं, और ये सिर्फ सिविल इंजीनियर्स तक महदूद नहीं। Ehtisham Habib, a PMP certified civil engineer with over 9 years of experience across construction, chemical, fire stop system, GFRP, reinforcement and innovative building materials. Thank you so much for coming to my podcast. It's a pleasure, Naym. Thank you for inviting me. Go ahead to you. Can you please introduce yourself? आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? श्योर नईम, मेरा नाम एहतिशाम है। जैसे आपने बताया, मेरा ताल्लुक़ डेरा गाज़ी ख़ान से है, और लेकिन मेरी पैदाइश अपब्रिंगिंग सारी कोयटा में रही। मेरे वालिद और वालदा साहिबा वहीं टीचर थे, और मैंने वहीं से ग्रेजुएशन की। 2015 का मैं पास आउट हूँ। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, ब्यूटम्स कहा जाता है, वहाँ से मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने की। उसके बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, और फिर मैंने मास्टर्स रिफ़ा से किया, रिफ़ा इस्लामाबाद से। और फिर मेरा करियर 7 साल पाकिस्तान में रहा, और पिछले 2-2.5 साल से मैं सऊदी में रियाद में काम कर। Why you moved Saudi Arabia? इसके पीछे एक काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है, और मैं चूँकि मेरी जो फील्ड है उसमें मैं पाकिस्तान में जो करना चाहता था वो मुझे करने नहीं दिया गया, इस वजह से मुझे सऊदी आना पड़ा। राइट, मतलब कि क्या सिनेरियो, स्टोरी बताएं। सिनेरियो बेसिकली ये था कि मैंने एक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लॉन्च की थी जिसे कहा जाता है GCCM। 5 साल की अपने एक्सपीरियंस के बाद एक यूके की कंपनी थी, जियोसिंथेटिक सीमेंटिशियस कंपोजिट मैट उसे कहा जाता है, और कंपनी का नाम था कंक्रीट कैनवस। ये एक यूके की कंपनी थी, और ये एक तरह का आप समझ लें कि कारपेट की तरह का एक रोल होता है। उस कारपेट को आप बिछाएं और उस पर पानी स्प्रिंकलर करें तो वो हार्ड कंक्रीट बन जाता है। अच्छा। इससे हमारा प्लान ये था कि जितने भी आपने पाकिस्तान में देखे, दुनिया के अंदर पाकिस्तान सबसे बड़ा नहरी जो नेटवर्क है, जो कैनाल्स का नेटवर्क है, वो पूरी दुनिया में, इवन इंडिया से भी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है। तो मैंने उस कंपनी को ये बेसिकली ऑप्शन दिया था कि आप पाकिस्तान में आएँ, हम इस चीज़ को मार्केट करते हैं, और ये हमारे जो वाटर स्कैरसिटी का इशू है, जो पानी की जो किल्लत है, या कुछ इवन सिंध के अंदर जो वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ हैं, उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। तो इसमें हमने कराची के एक इन्वेस्टर थे जिस कंपनी का नाम था, नदीम साहब थे, और उनकी कंपनी का नाम था स्टील मैन। उनको मैंने अपने साथ जोड़ा और हमने इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया। तब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, हम कुछ पायलट्स इसके ऊपर हमने किए, तो एक बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा था। लेकिन फिर वो गवर्नमेंट चली गई, आप जानते हैं किस वजह से। तो हमारी जितनी एफ़र्ट थी, हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें लाखों रुपए हमने लगाए थे, वो सारे डूब गए, और रातों रात चीफ़ इंजीनियर्स चेंज हो गए, सेक्रेटरीज चेंज हो गए, और हमारी एफ़र्ट बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। अच्छा। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था। हमारा दिल बहुत दुखा, इवन जो इन्वेस्टर्स थे वो बेचारे परेशान हुए। तो जब मैंने ये सिचुएशन देखी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे आप कितने भी सिंसियर क्यों ना हो, क्योंकि हमेशा से मेरी ये अच्छी नीयत थी कि यार जिस मुल्क ने मुझे इंजीनियर बनाया, अब मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसको जो अपनी जो एफिशिएंसीज़ हैं वो उसी पे यूज़ करूँ, ठीक है, और उसको जितना हम पे बैक कर सकते हैं हम पे बैक करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होने नहीं दिया गया, तो इस वजह से मैं फिर सऊदी आया हूँ, और यहाँ पे काम कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल। प्रोडक्ट के ऊपर आपने अकेले ही काम स्टार्ट कर दिया था? वी हैव मेंशन के केमिकल, इसमें केमिकल्स वगैरह भी यूज़ हुए हैं, किस तरह की चीज़ें? नहीं, एज अ सिविल इंजीनियर हो आप, तो केमिकल्स कैसे आ गए? जी हाँ, केमिकल्स इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं थे। केमिकल्स से मैंने हिल्टी के अंदर काम किया, लेकिन इस जो GCCM इसको कहा जाता है, जियोसिंथेटिक सीमेंटिशियस कंपोजिट मैट, इसको बनाते हुए इसके अंदर कुछ एडमिक्सचर डलते हैं, कुछ फाइबर्स डलते हैं, तो ये कंपोजिट मटेरियल है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये कारपेट की तरह का मटेरियल है, आप इसको ले करते हैं और इससे आप कैनाल लाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अमूमन हमारे पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर भी कैनाल लाइनिंग के लिए सीमेंट की कंक्रीट की एक बहुत पतली सी लेयर बिछाई जाती है,
वो कुछ साल भी नहीं चलती, 1-1.5 साल के अंदर ही वो डिसरप्ट होना शुरू हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, पानी रसना शुरू हो जाता है उनमें से, और वो एफिशिएंट नहीं होती। तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लेके आए थे। हमने मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन सिंध के साथ पायलट किए, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन पंजाब के साथ पायलट किए, हम केपीके के साथ इन डिस्कशंस थे, लेकिन वो सिलसिला आगे बढ़ नहीं सका। उसकी बेतहाशा और वजूहात भी हैं। थोड़ा सा मुझे जो फील हुआ कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑन ग्राउंड है, लाइक जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या इस तरह के लोग हैं, वो इनोवेशन नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चाहते, उसके पीछे भी एक वजह है कि जब कंक्रीट, सरिया और इस तरह की चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ से निकल जाएंगी और बनी बनाई एक चीज़ आपको मिल जाएगी, आपने जस्ट ले करनी है और पानी डालना, तो उनके बहुत सारे इंटरेस्ट जो हैं उनको बेसिकली ठेस पहुंच रही थी। अच्छा। जिसकी वजह से वो इसको कामयाब नहीं होने तो दी। आपने इसको पेटेंट करवाया? अगर तो ये पूरी ये सारी दुनिया में पेटेंट है। ये अच्छा। यूके की कंपनी कंक्रीट कैनवस में बनाती है, और ये बेसिकली एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। एक यूके में इदारा है, इदारा तो मैं नहीं कहूँगा, यूनिवर्सिटी के अंदर, वेल्स के अंदर कंक्रीट कैनवस की बुनियाद रखी गई। स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 2 स्टूडेंट थे, उनका एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था कि यार कोई इस तरीके की कंक्रीट बनाई जाए जो कि फ्लेक्सिबल हो, उसको जहाँ कहीं चाहें बिछा दें और पानी डालें तो वो बेसिकली कंक्रीट बन जाए, बजाय इसके कि हम सीमेंट लेके आएँ, आप सरिया लेके आ रहे हैं, आप पानी लेके आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे उसको मिक्स कर रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं। तो वो एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाता है और हर जगह पॉसिबल भी नहीं होता कि आप उसको कर सकें। अच्छा, क्या इसको हम मिसाल के तौर पे घर बनाना हो तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इससे इसकी expensive एप्लीकेशंस है, एक्सपेंसिव की बात नहीं है। हाँ। ये आपकी बहुत लाइक 9 mm, 10 mm और 13 mm की थिकनेस में 3 इसके टाइप्स आते हैं। इसको आप अमूमन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लाइनिंग होती है। लाइनिंग बहुत ही लाइक थिन सी आपकी लेयर होती है। अगर आप कंक्रीट लाइनिंग की बात करें तो वो 100 mm होती है, 70 mm होती है। तो ये उस लाइनिंग को रिप्लेस करता है। लाइक आप ये ना कहें कि आपने घर बनाना है तो छतों में कंक्रीट की बजाय आप इसको यूज़ कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं। अच्छा, ये एहतशाम भाई क्या सोच रहे थे कि आफ्टर ग्रेजुएशन में क्या करूं, क्या स्टार्ट करना मैंने? ठीक है, क्योंकि मैं एज अ सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट होता हूँ, मुझे तो रास्ता नज़र ही नहीं आता पाकिस्तान में, मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ? यार मैं बड़ा इस पे क्लियर था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने मेरी तरबियत की, जिसमें एक इदारे का मैं नाम लेना चाहूँगा, उसे कहते हैं आफाक, एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी। ये बलूचिस्तान में तालीम के ऊपर काम कर रहा है। आफाक के ऑफिस सारे पाकिस्तान में हैं। इस वक्त उनका बनो काबिल का प्रोग्राम भी एक चल रहा है जो कि एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी और आफाक के ज़ेर इंतज़ाम ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं तलबा को और उनको इक्विप कर रहे हैं कि किस तरह से वो काबिल बन सकते हैं। उन्हें डिफरेंट टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही हैं। हमारे दौर में बैक इन 2010-11 मैं आफाक का एज ए वॉलंटियर बना, और उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग कैंप में हमें ले गए इस्लामाबाद। उस वक्त कोयटा से इस्लामाबाद को 40 बच्चों का एक कैंप था जिसमें हमें ले जाया गया। वहाँ पे हमारी बेसिकली करियर काउंसलिंग हुई। एक इदारा है एड्यू विजन के नाम से, अलमास साहब उसको लीड करते हैं। आई डोंट नो अब वो काम कर रहे हैं कि नहीं। उस दौर में अलमास साहब ने हमारे साथ 3 दिन का सेशन किया था। हम बच्चे थे, लाइक मैट्रिक हमने उस वक्त किया था, और वो आपकी एज होती है कि जिसमें आपको अपने करियर का पाथ डिसाइड करना होता है। लाइक आपने बायोलॉजी लेनी है, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, क्या करें। तो अलमास साहब ने हमारे साथ डिफरेंट ट्रेनिंग्स की, सेशंस किए। उन सेशंस की बुनियाद पे उन्होंने एक 50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट हर बच्चे को दिया। तो 40 बच्चों की 40 अलग रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें मुझे उन्होंने बीएस फिज़िक्स रिकमेंड किया था कि मैं करूं, या सिविल इंजीनियरिंग रिकमेंड किया था, एक और भी कोई फील्ड थी। तो इसी तरह सब बच्चों को उन्होंने रिकमेंड किया, और वो पर्सनैलिटी वाइज देख के रिकमेंड किया कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी किस तरह की फील्ड में आप जाएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करने का सबसे जो मैं कहूँगा उसकी बड़ी वजह थी, वो ये अलमास साहब वाला सेशन था, और उसने मेरी एक डायरेक्शन सेट की। और आई एम रियली हैप्पी कि मैं उनके कहने के मुताबिक मैंने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट की, और सिविल इंजीनियरिंग में भी जो आगे फिर मैंने एक फ़ील्ड चूज़ की। तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि मैं इस फील्ड में आया, एंड आई एम रियली हैप्पी टू वर्क इन दिस फील्ड। सो कोयटा के अंदर गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, मतलब कि एजुकेशन के लिहाज से? व्हाट डू यू थिंक? यार गवर्नमेंट तो आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, उनकी एक लिमिटेशन है। गवर्नमेंट स्कूल बना देगी, लेकिन ये फिर वालदैन और वहाँ के लोगों की होती है कि यू नो कि मतलब कि बलूचिस्तान एक स्पेसिफिकली साइड पे किया हुआ है। पता है चैलेंज बलूचिस्तान में क्या है। उसमें मैं गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करूँगा, वहाँ के लोगों को भी ब्लेम नहीं करूँगा। बलूचिस्तान इतना वाइड है कि उस पूरे लाइक उस
उस वाइड बलूचिस्तान को, उस पूरे प्रोविंस को बेसिकली संभालना ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है। लाइक अगर आप सिक्योरिटी वाइज भी देखें तो जिस कदर लंबी सरहदें हैं या जो वास्टनेस है बलूचिस्तान की, उसको संभालना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज़ पहुंचाना बलूचिस्तान के दूर दराज एरियाज़ तक, ये भी बहुत ही लाइक एक तो महंगा और मैं कहूँगा कि मुश्किल टास्क है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा भरपूर रिसोर्सेज की ज़रूरत है और थोड़ी सी नेक नियति की भी ज़रूरत है। खैर, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ यहाँ सऊदी अरेबिया आने का? सऊदी का मैंने आपको बताया थोड़ा सा पहले कि पाकिस्तान से थोड़ा सा मैं मायूस होकर निकला, इवन दो कि मुझे अभी भी बड़ी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है, हमारे नौजवान बहुत काबिल हैं। तो सऊदी में थोड़ा सा मुझे ये फ़ील हुआ कि यहाँ की एक जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसकी वजह से यहाँ काम करना कदरे आसान है। दूसरा, आपका रोल क्या है यहाँ सऊदी अरेबिया में? यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ एज ए सेल्स एंड स्पेसिफिकेशन कंसल्टेंट। एक कंपनी है IKK इसाम खैरी कब्बानी, उस ग्रुप के साथ, और हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहा जाता है ग्लास फाइबर रीबार। ये रिप्लेसमेंट है स्टील की, जहाँ पे आपने देखा होगा स्टील सरिया यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये ख़ास किस्म का सरिया है जिसकी कार्बन एफिशिएंसी स्टील से कहीं ज़्यादा है, लाइक इससे पोल्यूशन नहीं होती, और उसके अलावा इसके स्ट्रेंथ वाइज ये स्टील से डबल है, और कोरोजन नहीं होती। आप इस प्रोडक्ट को समंदर के अंदर फेंक दें, 100 सालों तक पड़ा रहे, इसको जंग नहीं लगता। तो बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं। हम इसको खुद सऊदी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये बेसिकली न्यूजीलैंड की कंपनी है पुलट्रॉन कंपोजिट्स के नाम से, और सऊदी के अंदर इसका प्लांट 2020 से काम कर रहा है, और हम इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी हम करते हैं, इसको मार्केट भी करते हैं और एजुकेट भी करते हैं। So how do you grab the job opportunity? यार, इसकी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के पीछे मुझे लगता है कि लगता नहीं है, आई एम क्वाइट श्योर कि लिंक्डइन का हाथ है। मैं लिंक्डइन पे ज़माना तालिब इल्मी से ही बड़ा एक्टिव रहा, और इस वक्त मेरे 12,000 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे। तो मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन शुरू से ही, बैचलर्स दौर से, जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था ब्यूटम्स के अंदर, तब से ही मैंने सिविल इंजीनियरिंग लाइक लिंक्डइन पे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए थे। और मैं ये समझता हूँ कि हमें बजाय जॉब्स के पीछे भागने के या जॉब्स को अप्लाई करने के, हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए। नेटवर्किंग से आपकी 90% जो जॉब मार्केट होती है वो हिडन मार्केट कहलाई जाती है, जो कि आपको पोस्ट होती हुई नहीं नज़र आती। लाइक अगर आप जॉब्स ढूंढेंगे लेट्स से इंडीड पे जाके, naukri.gulf पे और कोई इस तरह की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे सिर्फ 10% जॉब्स पोस्ट होती हैं जो बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। असल में जो बंदे रिक्वायर्ड होते हैं वो 90% होते हैं जो कंपनीज पोस्ट ही नहीं करती, या जो रेफरल की बेसिस पे हायर कर लेती हैं। तो मैं इसका सहरा लिंक्डइन को देना चाहूँगा, जिससे मेरी नेटवर्किंग हुई जो करंट मेरे मैनेजर हैं उनके साथ, और ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें बच्चों को जाना चाहिए? अच्छा, हम अब बात करेंगे ये सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? श्योर। यहाँ पे आपको किस किस फील्ड के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है? वो बच्चे जो भी ग्रेजुएट हुए हैं या कहीं पे किसी भी तरह का जो भी काम कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन एज अ सिविल इंजीनियर, वो फील्ड आपने स्पेसिफिकली बतानी है, और उन फील्ड में से सबसे टॉप प्रायोरिटी पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और उसमें सैलरी ओबियसली ज़्यादा होनी चाहिए। श्योर। सैलरी का तो ताल्लुक नहीं, बेसिकली आपकी कैपेबिलिटी से होता है। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू सिनेरियो बता देता हूँ कि एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, उसको डेफिनेटली सऊदी का नहीं पता। मुझे भले 2-2.5 साल हुए हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि सऊदी में किस तरह का बंदा रिक्वायर्ड है, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए। डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि उसकी क्या फील्ड है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड का बता दूं कि इसमें 3 तरह के बेसिकली पाथ्स होते हैं, बल्कि 3 से भी शायद ज़्यादा होंगे कुछ। एक तो ये है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ जाएँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ये है कि आप पहले साइट ट्रेनिंग के तौर पे आप लगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, और मैं एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर है कि सऊदी आने से पहले आपका कम से कम 2 साल का तजर्बा पाकिस्तान के अंदर लाजमी होना चाहिए, और वो प्रॉपर होना चाहिए। कैसे मैं ले सकता हूँ 2 साल का? मैं आपको इसकी बहुत अच्छी मिसाल दे सकता हूँ। आप कंपनीज़ के पास जाएँ, जब आपने ग्रेजुएशन आपने कर ली, आपके पास डिग्री आ गई, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाएँ जो आपके करीब तरीन हो, आप उन्हें कहें मैं फ्री में काम करना चाहता हूँ, ठीक है? आप 3 महीने फ्री में काम करें, 3 महीने के बाद वो खुद आपको पैसे ऑफ़र कर देंगे। जब वो देखेंगे कि यार लड़का मेहनती है, काम करना जानता है, नोबडी वांट्स यू टू वर्क विदाउट सैलरी। लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन और मैं वहाँ भी चला जाऊँ जी, आप जाए, या तो देखें, या तो कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली चले जाएं अगर आपको बिल्कुल ही कोई जानने वाला नहीं है।
अव्वल तो पाकिस्तान में हर बंदा एक दूसरे को कहीं ना कहीं जान रहा होता है। आपका कोई रिलेटिव, कोई आपके टीचर, कहीं ना कहीं किसी से कोई वाकफियत होगी। अभी भी मुझे बहुत सारे बच्चों के सीवीज आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मैं अपने जानने वालों को भेज देता हूँ कि यार ये बच्चा अच्छा, इसको ट्रेनिंग के तौर पे लगा लें और इसको खर्चा पानी 15-20 हज़ार 25 हज़ार से स्टार्ट करें और इसका एटीट्यूड देखें कि ये किस तरह से काम कर रहा है। और इसके बाद अगर ये सीरियस हो तो 3 महीने बाद इसको प्रॉपर आप हायर कर लें, वरना फिर इसकी अपनी किस्मत। ठीक है। टॉपर पे आपने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेकंड। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी फिर स्टार्ट करने का ये है कि आप ट्रेनिंग के तौर पे आप ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आप लाइक साइट इंजीनियर होते हैं, साइट सुपरवाइज़र बनते हैं, साइट इंजीनियर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट, एक पूरी लेडर है, हायरार्की है। और मतलब इसका जो टॉप है वो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फिर जीएम और कंपनी के ओनर, और इस तरह से भी आप डायरेक्टर लाइक कंपनी के पार्टनर्स भी बन सकते हैं। एक ये पाथ है। दूसरा पाथ है डिज़ाइनर्स का, जिसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ये डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर से डिफरेंट है। आर्किटेक्ट बेसिकली प्लान करता है कि एक बिल्डिंग का जो एस्थेटिक है वो किस तरीके से होगी, वो बिल्डिंग की अपीयरेंस कैसे होगी, लेकिन उस बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग है वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर कर रहा होता है, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी के जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सेफ है, सैप 2000 है, ई टैब्स है, ये बड़े ही वेल नोन सॉफ्टवेयर हैं। CSI कंपनी इनको बनाती है, और इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, अच्छा ये सॉफ्टवेयर अक्सर बच्चे यूनिवर्सिटी में ही सीख लेते हैं, मैंने भी सीख लिए थे, और कोई बहुत मुश्किल भी नहीं होते कि इंजीनियर बच्चा बड़ी आसानी से इनको सीख सकता है। इसके बाद आप जाते हैं, आप कंसल्टेंसीज़ के अंदर जॉब्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। कंसल्टेंसीज़ में भी वही आपको, मेरा तो ये ख्याल है कि उसी तरीके से अगर आप बहुत ब्राइट हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो कंपनीज़ आपको खुद यूनिवर्सिटी से ही उठा लेती हैं। करियर फेयर्स होते हैं नस्ट के अंदर, UET के अंदर, तो ये बच्चे तो इनको कोई स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ को बहुत ज़्यादा उनका फोकस करियर की तरफ नहीं है, या जस्ट आपको डिग्री दे दी गई, अब आप जाने, आपका काम जाने, तो उसमें फिर आप यही कर सकते हैं कि आप पहले इवन डिज़ाइनिंग के फील्ड के अंदर भी आप कंसल्टेंसीज़ को अप्रोच करें जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन्हें कहें कि सर मैं फ्रीलांसर के तौर पे फ्री ऑफ चार्ज आपके साथ काम करना चाहता हूँ। भले मुझे ऑफिस में स्पेस नहीं मिल रही तब भी ना दे, मैं घर से कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम आपके साथ मिलके करता हूँ, मुझे ड्राइंग्स भेजा करें, और उसमें एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एक NDU साइन किया जा सकता है। नॉन डिस्क्लोजर एक अंडरटेकिंग होती है कि जिसमें आपके पास जो डेटा आता है वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो वो करने के बाद आप कंपनीज के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं, और आपकी मेहनत को देखते हुए इंशाल्लाह आपको जॉब भी जल्द ही ऑफर, मैं लाइक सालों की नहीं कह रहा कि आप सालों साल बैठे रहें। नहीं, एक्चुअली कंसल्टेंसी में तो वही बंदा आएगा ना जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, नहीं वो नहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से गुजर नहीं के नहीं आया नहीं हो या कंस्ट्रक्शन नहीं नहीं से। देखिए, कंसल्टेंसी जो जिस कंसल्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी से मुराद है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती हैं कंपनीज। जैसे सऊदी में अगर मैं बात करूँ तो बड़ी जो कंसल्टेंसीज़ हैं, जिसमें आपका WSP है, एटकिंस रियालिस है, ACOM है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करती हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन में भी ये इन्वॉल्व हैं। जेकब्स है जो आपके एयरपोर्ट पे काम करी, अभी आपका किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद में बन रहा, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है। तो इनको मैं कंसल्टेंसी कह रहा हूँ, इसमें फ़्रेश बच्चा भी जा सकता है। अच्छा। हाँ, आप फ्रेश हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन सऊदी के अंदर मैं फ़्रेश को नहीं रिकमेंड करता। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको पहले पाकिस्तान में किसी नेस्पाक है, आपके बेतहाशा अच्छी कंसल्टेंसीज़ हैं, ILF काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, आप उनके अंदर जाएँ और वहाँ अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करें, और फिर आप यहाँ आएँ और इस मुल्क को भी सर्व करें और अच्छे पैसे भी बनाएँ। ठीक है। आप तो उन 1% लोगों में से हो गए ना जिसको लिंक्डइन से अपॉर्चुनिटी मिल गई। अभी भी काफ़ी लोग जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया, वो भी बेचारे अप्लाई कर रहे होंगे, तो उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो देयर इज समथिंग ड्रॉबैक, या मे भी उनको पता ही नहीं है कि किस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मैं कहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बच्चे को पढ़ा तो देती हैं लाइक, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं बताया जाता कि आपने अपनी इस पढ़ाई को आगे कैश किस तरह से करना है, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करनी। तो अब इसका तो खैर उस तरीके से कोई हल नहीं है, लेकिन यह है कि सीखना होगा नेटवर्किंग कैसे की जाती है, लोगों से कैसे मिला जाता है। एक तो ये चीज़ है कि लिंक्डइन और आप CV कैसे आप अपनी बनाते हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फिर काफ़ी सारे आपकी कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि वर्क फोर्स सप्लाई करती हैं सऊदी को थ्रू प्रॉपर चैनल, लाइक वो बताती हैं कि उनको साइट इंजीनियर चाहिए, उनको सिविल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, जो भी। उसमें कंपनीज़ क्या करती हैं कि अपना थोड़ा सा मार्जिन शेयर रख के आपको आगे एम्प्लॉय कर देती हैं।
लेकिन मैं रिकमेंड उसको भी इस तरीके से नहीं करता कि उसमें ये कंपनी सैलरी आपको बहुत कम दे रही होती है। लाइक मार्केट में अगर आपको सैलरी लेट से 5,000 6,000 मिलनी होती है जब आप डायरेक्ट यहाँ पे जॉब लेते हैं, तो वो आपको 2-2,500 दे रही होती हैं, 3,000 मैक्स दे रहे होते हैं एज अ सिविल इंजीनियर भी। लाइक ये डायलेमा है हमारा। लेकिन लाइक सिविल इंजीनियर जो बेचारा फ्रेश बच्चा है, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है उसका, और वो यहाँ पे आता है, अगर पाकिस्तान से डायरेक्ट जॉब लेता है तो 3-4 हज़ार सैलरी इसको ऑफर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आके भी आज़ाद वीज़ा एक टर्म यूज़ होती है, अगर उस पर आए तो आज़ाद वीज़ा इलीगल है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल का इंसान शिकार हो जाता है। आप यहाँ पे कफ़ील के रहम करम पे होते हैं, वो आपके साथ क्या करे, आपको कल को जॉब मिलती है वो आपको ट्रांसफ़र नहीं देता, आपके इकामा को ट्रांसफ़र नहीं करता, तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे लाइक देखो, फ्रेश बच्चा कोई भी रिस्क ले सकता, उसको ये चाहिए कि एक कंपनी के साथ वहीं पाकिस्तान में ही जॉब ऑफ़र ले और उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो, 1-1.5 साल काम करे, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, उसके बाद यहाँ पे अगर एक बच्चा 4,000 की सैलरी पे आया है, वो इजीली 8,000 और 9,000 पे शिफ्ट हो सकता है 2 सालों के अंदर। ठीक है। सऊदी मार्केट में बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कैसे काम होता है, कंपनीज कैसे काम करती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? आप भी प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ही है ना, राइट? बिल्कुल, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही मेरा काम है। और यहाँ पे काम बड़ा सिस्टमेटिकल है। यहाँ पे 3, पाकिस्तान में भी खैर इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इवन इंडिया भी। वो भी इतना ज़्यादा हम हमारे नेबर हैं फॉलो नहीं करते। यहाँ पे चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक हैं और सिस्टमेटिक वेज़ में डेडलाइंस बड़ी जो हैं वो तरीके वाली हैं। आपको जो एक टाइम दिया गया उस टाइम पे आपको काम करना, चाहे दिन हो रात हो, आपको काम डिलीवर करना, और वो डिलीवर होता भी है। सऊदी के अंदर जो डेडलाइन दी जाती है वो तकरीबन 80% उस तरीके से डिलीवर हो जाता है। तो आपने इसमें इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि मैं पाकिस्तान में बैठ के ना अभी से वो लर्निंग स्टार्ट कर दूँ अपनी, कि अगर समहाउ किसी ना किसी तरह मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता हूँ ना तो मुझे मिल जाए। इसका मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2014 में मैं एक कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल ऑफ लीडरशिप के नाम से, SOL उसे कहा जाता है। वो हर साल एक इवेंट करते हैं, उसको कहा जाता है यंग लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, YLC। ये हर साल होती है। मैं 2014 में गया था इसमें, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। आपको तकरीबन आप समझ 70-80 हज़ार लाख रुपए पाकिस्तानी आपको चाहिए होते हैं। एक हफ़्ते का प्रोग्राम होता है उसमें जाने के लिए। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं, आप डिफरेंट कंपनीज़ के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि यार मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ और मुझे इसमें स्पॉन्सर किया जाए। सर उसका एक डिफरेंट तरीका है कैसे स्पॉन्सरशिप लेनी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैंने उस वक्त एक जर्मन कंपनी थी FNF, फ्रेडरिक नॉमन फाउंडेशन, उसके साथ मैंने कुछ डिस्कशन की और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया। मैं गया तो वहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और एक और लड़की को स्टेज पे बुलाया, और उन्होंने मुझसे पूछा, तब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, तब मेरा पर्सपेक्टिव इतना ब्रॉड नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ उस लड़की का क्या जवाब था। जब उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया कि यार मैं किसी भी कंपनी में एज ए सिविल इंजीनियर काम करूँगा, देखूँगा जहाँ जॉब मिल गई और जो मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे करीब होगी, आई विल सी, और अप्लाई करूँगा जहाँ मुझे मिल गई नौकरी और मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। यही सवाल, अब वो लड़की BBA कर रही थी, बैचलर्स बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही थी, और उसका जवाब था कि यार मैंने अभी से कोका कोला को फोकस किया हुआ, और मैं देख रही हूँ कि कोका कोला के लोग क्या पढ़ते हैं इवन बैचलर्स के बाद, जो वो सर्टिफिकेशंस करते हैं, मेरी उन पे नज़र है और मैं वो सर्टिफिकेशंस करूँगी। और कोका कोला के लोगों को मैं अभी से अपना उनसे कुछ इंटरेक्शन बना रही हूँ, और मेरा गोल और एम है कि मुझे इस कंपनी में जाना। तो जब लाइक ये फिर स्पीकर ने, जो वहाँ वो मॉडरेटर थे, उन्होंने बताया कि यार देखें, एहतशाम का जवाब वेग है, उसको पता ही नहीं है कि यार जाना कहाँ है। वो बेचारा बैचलर्स कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के, वो कह रहा है यार जो आएगी देखी जाएगी ना। तो एहतशाम ऐसे चल रहा है। और वो दूसरी, मुझे उनका नाम भूल गया, वो लड़की है यार, वो देखो कितनी ना फोकस चल रही है, और उसको पता है कि यार वेयर इज़ द वे। आपको पाथ ही नहीं पता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अपना पाथ सीधा करना चाहिए, आपको कंपनीज एनलिस्ट करनी चाहिए। इवन पाकिस्तान के अंदर भी आप एक काम कर सकते हैं, आप टॉप 10 कंपनीज जिसमें आप काम करना चाहते हैं, भले आपकी कैपेबिलिटी है नहीं है, आपका गोल होना चाहिए ना, विजन हमेशा आप ऊंचा देखते हैं, तो विजन आपका होना चाहिए कि यार ये 10 कंपनीज हैं, इनमें जहीं भी मुझे जॉब मिल गई, जहाँ भी मिली, आई एम हैप्पी टू डू दैट। तो करना आपने क्या है कि आपने जो लोग ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं उनको ढूंढें, वो लोग कौन हैं, क्या पढ़ा उन्होंने, उनको जॉब कैसे मिली, उनसे मिलें, उनसे इंटरेक्शन करें,
और मिले ऐसे नहीं कि जस्ट आप उनको कॉल कर रहे हैं, लिंक्डइन पे अप्रोचिंग कर रहे हैं, उनको लाइक डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेहतर तरीका ये है, आज भी मैं एक मेरे हमारे पुराने नेबर हैं, वो मुझसे रब्ता कर रहे थे कि भाई जॉब नहीं मिल रही, मैं फ़्रेश हूँ और मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर है और मैं किस तरह से, तो मेरा उसको भी ये था कि यार वो आप इस तरह से कंपनी शॉर्ट लिस्ट करें, उनमें फ़लाने बंदे को ढूंढें, अगर आपको वो बंदा बेहतर लगता है उनसे कहेंगे सर मुझे ना आपके साथ कॉफ़ी डेट पे मैं आपके साथ आना चाह रहा हूँ। डेट हमारे यहाँ उसको गलत मतलब दिया जाता है, कॉफ़ी डेट से मुराद ये है कि मैं आपके साथ कॉफ़ी पे मीटिंग करना चाह रहा हूँ और वो मैं पे करूँगा, तो ये फ़लानी जगह है, यहाँ पे हम मिलते हैं, मुझे आप प्लीज़ अपने 10 या 15 मिनट दें और 10-15 मिनट में मैं आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाह रहा हूँ और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो ये शायद फ्रेश बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल के तजर्बे वाले को ये चीज़ें करनी चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, बजाय जॉब्स बिल्कुल लाइक अप्लाई करके भूल जाने से। आप उस कंपनी के लोगों से मिलें, जुलें और उनसे उनसे समझें कि यार उनको किस तरह के बंदे चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है। तो ये सऊदी अरेबिया में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हम डिस्कशन स्टार्ट की थी, तो उसमें आप स्पेसिफिकली कहना चाहते हो कि उसमें भी मल्टीपल फील्ड्स हैं, राइट? डेफिनेटली मैं नहीं, एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि सऊदी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल तक पहुंचना, यू नीड 20 years फॉर दैट। प्रोजेक्ट मैनेजर बनना आपको कम से कम 15 years 20 years का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हाउ यू बिकम I'm myself not a like project manager, I'm working like one, but I'm not like managing those very huge projects. I'm talking about the projects like $1 billion के प्रोजेक्ट आपके पास हैं और आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर का डिजिग्नेशन है। मैंने अभी सर्टिफिकेशन की है PMP की और मैं प्रोजेक्ट के अंदर इंगेज हूँ, बट आई एम माई सेल्फ नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजर। लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग इन सऊदी। हमारे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजर 5 साल के बाद भी आपको लड़के प्रोजेक्ट मैनेजर बने हुए नज़र आएंगे। I myself served as project manager like in इस्लामाबाद। US एम्बेसी का प्रोजेक्ट था जो कि हमने रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट था, कि जिसमें उनका एक एरिया था जिसको वो हॉस्पिटल के तौर पे यूज़ करते थे। उसको उन्होंने कहा यार हम इसको डिमोलिश करके थोड़ा सा चेंज करके, फुली डिमोलिश नहीं करते, कुछ कॉलम्स हटा दें, कुछ बीम्स चेंज कर दें, कुछ स्लैब्स को ऊपर नीचे कर दें और हम उसको वेयर हाउस बनाते हैं। तो उस पर मैंने काम किया। एक कंपनी है तहज़ीब इंजीनियरिंग के नाम के, बहुत ही वेल नोन कंपनी है जो कि एम्बेसीज़ के साथ काम करती है। आप जर्मन एम्बेसी में जाएंगे, फ्रेंच में, अमेरिकन में, आपको तहज़ीब इंजीनियरिंग का नाम मिलेगा। और मेरा ये ऑनर है कि मैं उनके साथ काम कर सका। और लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि यंग बच्चे भी प्रोजेक्ट मैनेजर पाकिस्तान में बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बनने के लिए आपको एक लंबी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो एक बच्चा, अगर 2 साल के तजर्बे की मैं बात करूँ, तो वो आके साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइज़र, एक तो ये साइट मैनेजमेंट में आ सकता है। दूसरी एक फील्ड होती है डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग। ये क्लैरिकल थोड़ा सा टास्क हो जाता है, इसमें अक्सर इंजीनियर्स बच्चे नहीं आते, लेकिन जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स बच्चे हैं वो आ सकते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग में। इसके अलावा एक और फील्ड है जो कि आपकी सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी कहा जाता है, जिसको HSE, जिसमें आप निबोश और आयोश की सर्टिफिकेशंस करके आप आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेरा यही अर्ज़ होगा कि जस्ट सर्टिफिकेशन करके इधर प्लीज़ डायरेक्टली ना आएँ। थोड़ा सा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत तजर्बा लें, ताकि जब आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ कुछ सर्व कर सकें। अगर आप यहाँ सिर्फ सीखने की नीयत से, लाइक सीखना, आप ये नियत करके आएँ कि मैंने सीखना भी यहाँ पे आके है, तो फिर आप कमा नहीं सकेंगे। तो आपको सीख के वहाँ से आना है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, एक छोटे लेवल से लेके एक अच्छे लेवल तक की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अच्छा लेवल वो है जो सिविल इंजीनियर है, जो लोअर लेवल वो है जो मैट्रिक करता है, वो भी सोच रहा है कि मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ, ठीक है, या मैट्रिक के बाद कुछ सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ। क्या उनके लिए भी यहाँ पे मार्केट है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। श्योर ठीक है। किसी ने सर्टिफिकेशन की, क्या वो जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकता है? उसके बाद उसने कोई डिप्लोमा किया, इज़ इट वैल्यूएबल फॉर हिम टू कम हियर, और फिर उसने इंजीनियरिंग की। यार अगेन वही बात आ जाएगी कि सैलरीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जो डिप्लोमा वाला होगा उसको भी जॉब डेफिनेटली मिल सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सऊदी, मेरा ख्याल है वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबर नहीं बन सकता गालिबन, या आई डोंट नो, आई एम श्योर कि शायद वो नहीं बन सकता। नहीं, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि वो एज अ टेक्नीशियन होगा, वो इंजीनियर काउंट नहीं होगा। इंजीनियर तो काउंट डेफिनेटली नहीं होगा, डेफिनेटली। और टेक्नीशियन भी मेरा ख्याल है वो बंदा काउंट होता है जिसके पास BS टेक्नोलॉजी की डिग्री होती है। जो बैचलर्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर भी 2 डिग्रीज आती हैं, एक टेक्नोलॉजी कही जाती है और एक इंजीनियरिंग कही जाती है। इवन दो मैं टेक्नोलॉजी को डिग्रेड नहीं कर रहा, बच्चे वो भी बेचारे 4 साल पढ़ के आते हैं, उसमें उनकी डिग्री को BS टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और होती वो भी इंजीनियरिंग ही है, लेकिन उसमें नाम में वो इंजीनियर नहीं आ रहा होता। पाकिस्तान में अभी भी ये डिबेट चल रही है
क्या BS टेक्नोलॉजी वाले क्या कम काबिल हैं कि उनको आप इंजीनियरिंग कहते हैं, और इंजीनियर्स को आपने इतना वो ग्लोरीफाई किया हुआ है, तो वो बेचारे भी तो मेहनत करके आ रहे हैं। तो ये एक डिबेट है, और वो भी मेहनती हैं, लेकिन डेफिनेटली उनको देखें, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला तो वो BS टेक्नोलॉजी में गए, तो डेफिनेटली इंजीनियर्स का कहीं ना कहीं तो एक एज था कि उनको इंजीनियर का टाइटल मिला। तो यानी कि आप समझते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना इजी है और अच्छी डेफिनेटली सैलरी पे वो ग्रैब कर सकते डेफिनेटली जैसे हैं? मैंने ऐड किया, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, कितनी सैलरी? अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आप यहाँ पे इजीली 4-5 हज़ार, इवन 6 हज़ार की सैलरी पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका, अच्छा, फील्ड भी डिपेंड करती है। मैं जब आपको बैचलर का अपना बताता हूँ कि अर्ली ग्रो करने का तरीका क्या होता है। अगर आप नॉर्मल इंजीनियरिंग में पढ़े रहेंगे कि यार मुझे एक डिज़ाइन आया है, उसको मैंने लाइक ईंट पत्थर लगा के एक बिल्डिंग खड़ी कर देनी है और मैं उसी में ही लगा रहा हूँ, तो वो एक बड़ा स्लो प्रोसेस है। आपको मैनेजमेंट के अंदर अगर बहुत ऊपर जाना है तो आपको बिज़नेस माइंडेड होना पड़ेगा। बिज़नेस माइंडेड होने से मुराद, अब मेरी जो फील्ड है, मैं बिज़नेस डेवलपमेंट और सेल्स के अंदर हूँ, जिसको टेक्निकल सेल्स कहा जाता है। मैंने अपने करियर का आगाज़ हिल्टी से किया, और हिल्टी एक स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein बेस्ड कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड के बिल्कुल पास। उस मुल्क को इतना कोई जानता नहीं है, मैंने इस वजह स्विट्ज़रलैंड का नाम लिया। तो लिechtenstein की कंपनी है हिल्टी, उससे मैंने अपना आगाज़ किया। उसमें हमारा काम क्या होता था कि बेसिकली जो अर्थक्वेक स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक जो अर्थक्वेक से अफेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, उस वक्त कश्मीर में ज़लज़ला आया हुआ था और उसकी रिहेबिलिटेशन चल रही थी। तो एक बिल्डिंग जिसके कॉलम्स में क्रैक्स आए हुए हैं और बीम्स में क्रैक्स हैं, आपने उसको बजाय पूरा डिमोलिश करके नई बनाने की, आप उसी बिल्डिंग को रेट्रोफिट कैसे करते हैं, रीस्ट्रेंथन कैसे करते हैं, इसको रेट्रोफिटिंग कहा जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर हिल्टी के डिफरेंट केमिकल, इपॉक्सी केमिकल्स, इंजेक्शन केमिकल्स यूज़ होते हैं, उस फील्ड में आए। फिर हिल्टी की डिफरेंट मशीनरी भी है, कंक्रीट कटर्स हैं, ड्रिल मशीन्स हैं, बेताज अलग। हिल्टी एक बहुत बड़ा नाम है सारी दुनिया के अंदर। तो इससे मैंने स्टार्ट किया, और पहले चंद साल मैं हिल्टी के साथ रहा। तो मेरे बताने का मकसद ये था कि आप ख़ुद को बिज़नेस के साथ इंगेज करते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल सेल्स, बिज़नेस डेवलपमेंट की फील्ड बहुत ही ओपन है। पाकिस्तान में बेतहाशा कंपनीज़ हैं जिनमें इंजीनियर्स आ सकते हैं, और ये सिर्फ लाइक सिविल इंजीनियर्स तक महदूद नहीं है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, लेट से आपकी टेक्नोलॉजी अगर मैकेनिकल से रिलेटेड है, लेट से आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाइक सेल कर रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर को जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड, तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स आते हैं। और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ रहे हैं। तो जितना पैसा इंजीनियरिंग वाइज, जितना पैसा टेक्निकल सेल्स के अंदर है, वो मैं समझता हूँ कि नॉर्मल जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उसमें आपको बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो जो अर्ली सक्सेस बंदा चाह रहा है उसको बिज़नेस माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जब बिज़नेस के अंदर काम करते हैं तो लेटर ऑन आप अपने बिज़नेस पे भी काम कर सकते हैं। आपको ये काम आ जाता है कि यार बिज़नेस अपना कैसे इस्टेब्लिश करना है। जब आपको चीज़ें बेचनी आ गई तो आप अपने आप को भी सेल कर सकते हैं किसी को भी, तो आप हायर सैलरी बहुत ईजिली निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेशंस कितनी मैटर करते हैं? सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करती हैं। सर्टिफिकेशंस भी बैक इन 2013 जब लोग ज़्यादा एडएक्स को, कोर्सेरा को नहीं जानते थे, मैंने तब भी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले से एक सर्टिफिकेशन की थी ऐसे राइटिंग की, और इंग्लिश को कैसे बेटर करता है। और उस वक्त भी अपने यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे मैं लोगों को एजुकेट किया करता था कि यार ये कोर्सेज़ हैं और इसकी $10 $12 फ़ीस है, कुछ फ्री भी हैं, तो ये कोर्सेज़ करें, अपस्किल करें लोगों को। तो तब मेरे क्लास फेलोज़, मेरे दोस्त मजाक भी उड़ाया करते थे कि यार ये तुम किन धंधों में पड़ा हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होना तुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त भी अच्छी पोजीशनों पे हैं, लेकिन मुझे भी फ़ायदा हुआ। सर्टिफिकेशंस डेफिनेटली मैटर करती हैं। अब वो सर्टिफिकेशन आपको करनी कौन सी हैं, ये आपको पता चलेगा कि जिन कंपनीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं तो उनके लोगों को देखें, उनके लोगों ने क्या सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, उन सर्टिफिकेशंस के पीछे चलें। तो अपना रोल मॉडल बेसिकली बना लें, अपने मोहल्ले में ही देख लें कि एक नया बच्चा जो निकल के आ रहा है वो अपने मोहल्ले में देख ले कि यार हमारे फ़लाने अगर भाई हैं, मैं उनको देखता हूँ कि भाई इतनी अच्छी गाड़ी है, तो वो गाड़ी उनके पास कैसी आई, उन्होंने क्या पाथ फॉलो किया। उनसे मिल लें, 10-15 मिनट उनसे गपशप कर लें कि भाई आपने माशाल्लाह इतना आप ग्रो कर गए, आपने क्या पाथ फॉलो किया, आपने बैचलर्स के बाद क्या क्या किया। लक कुछ नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल, आपको एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। वो पाथ आप फॉलो करें, यू विल बी अचीविंग द सेम थिंग। तो यहाँ पे बिगेस्ट चैलेंजेस आपने क्या फेस किए हैं सऊदी अरबिया के अंदर, लैंग्वेज बैरियर के अलावा? हाँ, लैंग्वेज बैरियर की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। मुझे अभी रिसेंटली एक यूरोपियन कंपनी ने अप्रोच किया और उनको स्पेसिफिकेशन मैनेजर चाहिए था जो कि पूरे GCC रीजन को देखता।
मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और 2 इंटरव्यू इनिशियल हुए। पहले इंटरव्यू हुआ, उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार आप हमारा एक प्लान तरतीब दें और हमें प्रेजेंट करें कि आप इस बिज़नेस को कैसे लेके चल सकते हैं, इंजीनियरिंग वाइज, बिज़नेस वाइज। तो मैंने वो प्लान बनाया, वो उनको बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन मैंने दी। तो उन्होंने कहा यार हम सऊदी आके आपसे मुलाकात करेंगे, फिर हम डिसाइड करते हैं। कुछ और कैंडिडेट्स भी हैं, तो फिर हम देखते हैं। तो जब सऊदी आए तब भी चीज़ें बड़ी बेहतरीन तरीके से चली। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि वो एक बड़ी मज़ेदार सी कंपनी थी, ऑफ़र बहुत मज़े की थी। इनिशियल उसकी ट्रेनिंग कोई 1 महीने की यूरोप में होनी थी और बड़ी हैंडसम सैलरी वो दे रहे थे। उन्होंने प्रेफर किया अरबिक स्पीकर को। एक लेबनीज़ या इजिप्शियन लड़का था, उसका और मेरा टाई हो गया था। उन्होंने सेलेक्ट उसको किया लैंग्वेज की बेस पे। तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं इस मुल्क में है। ये ज़रूर है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा भी उस तरीके से मैटर नहीं करती, लेकिन लैंग्वेज आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर आपको एक ख़ास लेवल के बाद लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आप उससे ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। इस वजह से वो अपॉर्चुनिटी लूज़ करने के बाद मैंने अब प्रॉपर अरबिक की क्लासेस लेना शुरू कर दी। बल्कि इससे पहले भी मैंने 3 महीने की क्लासेस ली थी। यहाँ पे हमारे कम्युनिटी है SPPC करके, सऊदी पाकिस्तानी प्रोफेशनल कम्युनिटी, वो हमें फ्री ऑफ चार्ज क्लासेस करवा रहे थे और उसको कोई मेंबर बन सकता। वलीद मदनी साहब हैं, उन्होंने हमें क्लासेस दी। एक मेरी बेस उससे बन गई। अब मैंने पेड क्लासेस देना शुरू कर दी हैं। एक हमारी बहन है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान में ही होती हैं, तो उनसे ऑनलाइन क्लासेस दें। वो सऊदी डायलेक्ट में बहुत बेहतरीन है, तो वो मुझे पढ़ा रही हैं। और मैं अब सीरियस हूँ लैंग्वेज के बारे में। और मैं कहूँगा कि और हमारी लैंग्वेज बहुत आसान भी है। अरबिक इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। हम बहुत आपने भी ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे अल्फाज, अब जैसे सही, गलत, ये सारे अल्फाज अरबी और उर्दू में सेम है। बेतहाशा अल्फाज, मोर देन आई वुड से 40% अल्फाज हमारे और अरबी के काफ़ी सारे मिलते जुलते हैं। तो इतना चैलेंज नहीं, हमें इसको अपने जहन पे सवार नहीं करना चाहिए और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और लोकल कम्युनिटी में घुलना मिलना चाहिए, सऊदियों से दोस्तियाँ करनी चाहिए, और तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे। चलिए, मिसाल के तौर पे आपने कहा है कि आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, एक्सपेट्स कैन परचेज प्रॉपर्टी? यस, वो अभी भी कर रहे हैं। मेरे एक सभी ओपन नहीं हुआ मेरा ख्याल। हमारे दोस्त ने अभी एक घर लिया भाई। अच्छा, कैसे? हाँ, वो प्रीमियम है, प्रीमियम रेजिडेंट भी नहीं है वो। अच्छा, वो नहीं है, उन्होंने घर परचेज किया। आई एम नॉट श्योर कि, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं उनको आपसे कनेक्ट कर दूंगा। इस पॉडकास्ट में मैं नहीं बता पा रहा, मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं लिया हुआ, लेकिन लोग ले रहे हैं। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जानने वाले हैं जिनके पास घर मौजूद हैं। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है शायद वो बहुत कॉमन नहीं हुआ, या एक्सपेंसिव है, या क्या है। लेकिन प्रॉपर्टी अब लोग बाय करना, इवन मदीना में अब बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं, स्पेसिफिकली जो यूट्यूब से अर्न करते हैं, वो अक्सर तो लोग यूके से उठ के मदीना आ रहे हैं, जो थोड़े से इस्लामिक माइंडसेट के हैं, और वो माशाल्लाह वहीं सेटल हो रहे हैं, अपना घर ले रहे हैं, और वो ऑनलाइन काम करते रहते हैं, मदीना भी इंजॉय करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी करीब रहते हैं, बरकतें भी समेटते हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं बट ज़िंदगी। आई एम नॉट श्योर कि मतलब कि क्या प्रोसेस है, लेकिन इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन ऐसा मुझे पता नहीं है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सीन है। अगर आप नहीं, हम बड़े पुरुमीद हैं। देखें, सऊदी के अंदर चीज़ें बड़ी पॉजिटिव जा रही हैं, और मैं तो समझता हूँ आप और मैं, हम ब्लेस्ड हैं कि हम इस वक्त आए हैं। जो पहले आने वाले लोग हैं, उन बेचारों ने बड़ा रूखापन देखा है सऊदियों का। हम लोग तो स्माइलिंग चेहरे देख रहे हैं। हमें तो वेलकम किया गया। जब मैं सऊदी एयरपोर्ट पे आया, उनका वेलकम टू सऊदी अरेबिया, मैंने कहा भाई ये तो नहीं सुना था हमने। हमने तो कुछ और सुना था कि भाई ये तो लिफ्ट ही नहीं कराते और बड़े रूड हैं। तो वो नहीं रहा। यंगर जनरेशन, हमारे साथ कॉलीग्स हैं सऊदी, इतने मीठे, इतने प्यारे, पढ़े लिखे लोग हैं। तो सऊदी चेंज हो रहा है, नो डाउट। और हम ब्लेस्ड हैं कि मुझे लगता है कि पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट है ना। वहाँ पे अगर आप मजदूर तबका, एज अ मजदूरी तबका काम कर रहे हो यहाँ पे, तो वो ऑब्वियसली रवैया कुछ और है। अगर आप एक अच्छे ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो वो रवैया कुछ और है। और हर कंट्री के अंदर अच्छे बुरे लोग तो होते हैं। हकीकत है, हकीकत है। लेकिन सऊदी वाकईतन चेंज हो रहा है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है, और हम इसको विटनेस कर रहे हैं। आप और मैं रोज़ देख रहे हैं कि सऊदी बदल रहा है। रियाद आज से चंद सालों पहले कैसा था और अब कैसा है, और इसकी रोशनियाँ, इसकी रौनकें बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम इसके बनावट में अपना किरदार अदा कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी सलामत रखे कि हम भी तरक्की कर सकें, और पाकिस्तान भी दुनिया का इस पूरे खित्ते का लीडर बन सके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं अगर GCC को देखता हूँ ना, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू द कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो व्हाट डू यू थिंक कि सऊदी अरेबिया ओबियसली बैक इनटू 5 ईयर मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना बूमिंग कर रहा है, मतलब कि जी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम कर रहा है। सो अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, जिसमें आपने मल्टीपल चीज़ों के ऊपर बात की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग, कंसल्टेंसी वगैरह, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं? यार, समहाउ बाय यू हैव टू एक्सप्लेन विद द प्रोजेक्ट्स कि कितने बड़े बड़े या प्रोजेक्ट्स पे श्योर काम श्योर हो रहा है। श्योर श्योर। इस वक्त अगर आप सारी दुनिया के प्रोजेक्ट देख लें, सऊदी एक वाहिद जगह है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर आप जस्ट रियाद सिटी को दूसरे शहरों से मिला लें, तो एक रियाद शहर के अंदर किसी भी दुनिया के बड़े शहर से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो नो डाउट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप जैसे प्रोजेक्ट्स को ले लें, किद्दिया, दरिया, ये इट्सेल्फ लाइक दुनिया है प्रोजेक्ट्स की। इनके अंदर सैकड़ों प्रोजेक्ट मौजूद हैं। लाइक कहने को ये एक प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है कि दिया, आप जानते हैं एंटरटेनमेंट सिटी बन रहा है रियाद के सबर्ब में। इसी तरह दरिया, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बर्थ प्लेस है, उनका गांव है, उसको वो मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। उसकी लुक को उन्होंने वही रखा हुआ है, जस्ट उसको मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। देखने में आपको अगर आपने कोयटा का सरीना होटल देखा हो तो वो ब्राउनिश सा है, मतलब आपको लगता है मट्टी की दीवारें हैं। तो दरिया भी इसी तरह से है। तो प्रोजेक्ट्स बेतहाशा हैं, और प्रोजेक्ट्स में भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं। सबसे पहले तो सऊदी अरामको के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑयल एंड गैस के, जो कि आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन, जद्दा साइड और दमाम साइड, खबर, आपको यहाँ बेतहाशा मिलते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स इनके रियाद और इस तरफ भी हैं, ताइफ वगैरह में। एक तो वो आपके बहुत ज़्यादा मेगा, वो तो हमेशा से हैं और अभी भी हैं। लेकिन इस वक्त जो बूम आया हुआ है, बूम दो चीज़ों में आया हुआ है। एक तो स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो 2034 का फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, नए स्टेडियम्स बन रहे हैं। और उसकी वजह से, अच्छा, एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट हो गए जिसमें फ़ीफ़ा से रेलिवेंट चीज़ें बन रही हैं। अब इस फ़ीफ़ा से रेलिवेंट के अलावा रियल स्टेट डेवलप हो रहा है। रियल स्टेट क्यों डेवलप हो रहा है कि यार, जब आवाम आएगी फ़ीफ़ा को देखने के लिए, अब उनको रहने के लिए अच्छे होटल्स भी चाहिए, ठीक है, और उनको अगर वाइब अच्छी आ गई, क्या पता वो इन्वेस्ट भी कर दें। कोई भी मुल्क फ़ीफ़ा को लेना क्यों चाहता है, इस चीज़ को समझना चाहिए कि फ़ीफ़ा को लेने का मकसद ये होता है कि दुनिया की नज़र हमारे पे आएगी, वरना सऊदी कोई नहीं आना चाहता, ठीक है, अभी तक। इंशाल्लाह आना चाहेंगे लोग, जब फ़ीफ़ा, अब कतर को शायद इतने टूरिस्ट नहीं जाते थे, लेकिन जब वहाँ फ़ीफ़ा हो गया अभी चंद साल पहले, तो अब लोग वेकेशंस पे कतर जाते हैं कि यार कतर बहुत प्यारा है, कतर बहुत प्यारा है। तो इंशाल्लाह सऊदी भी ऐसे हो जाएगा। तो मुल्क जो फ़ीफ़ा के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें फ़ीफ़ा की मेज़बानी चाहिए, फ़ीफ़ा की मेज़बानी चाहिए, वो इसी वजह से कि इन्वेस्टमेंट्स आती। अब उन इन्वेस्टमेंट्स को सऊदी कैश कर रहा है। यहाँ पे बेतहाशा सैकड़ों की तादाद में, आई वुड से हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये विजन 2030 क्या है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करूँ? सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से विजन 2030 ये है कि हमने कंस्ट्रक्शन में इनोवेशन को लेके आना है। एक तो इनोवेशन को लेके आना है, इसके डिफरेंट इसमें पॉइंट्स हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो ये है कि यार इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे हम। जैसे दुनिया, आप अमेरिका को देख लें, आप बरतानिया को देख लें, कि वो उनका कंस्ट्रक्शन करने का तरीका जो है उसको सऊदी के अंदर लेके आना और इनोवेटिव चीज़ों को लेके आना। अब इनोवेशन को भी लाना क्यों है? देखें, जो कंक्रीट है या सरिया है, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, कार्बन एमिशन होती है इन प्रोडक्ट्स को बनाने में। तो इस कार्बन एमिशन से आपको पता है कि माहौलियात पे असर पड़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए विजन 2030 में ये शिक रखी गई है कि यार आप ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जिनकी कार्बन एमिशन कम से कम हो। और उसको मैयर कैसे किया जाता है? एक सर्टिफिकेशन होती है प्रोजेक्ट की, लीड सर्टिफिकेशन उसे कहा जाता है। लीड सर्टिफिकेशन में प्रोजेक्ट को जज किया जाता है कि आया ये प्रोजेक्ट आपका सिल्वर कैटेगरी का है, गोल्डन है आपका, या प्लेटिनम है। इसमें सबसे टॉप प्लेटिनम होता है गालिबन। तो वो क्यों मिलती है सर्टिफिकेशंस? वो इसी वजह से मिलती हैं कि जिस प्रोजेक्ट ने ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यूज़ की होती हैं। हमारी कंपनी को अभी रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला और लीड सर्टिफिकेशन भी हमें रिसीव हुई, क्योंकि हमने GFRP भी यूज़ की कैफ्ट के अंदर। एक अभी पार्किंग प्लाजा बनाया कबानी कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने, हमारी कंपनी ने, और चूँकि हमने इनोवेशन पे काम किया तो हमें उसकी अप्रिसिएशन मिली अभी रिसेंटली। जितनी भी कंपनीज का आप नाम ले रहे हैं, सब या तो सऊदीज़ हैं या तो यूरोप की हैं, ठीक है, पाकिस्तानी कंपनी क्यों नहीं है यहाँ पे? यार, पाकिस्तानी कंपनीज़ भी बेतहाशा हैं, लेकिन इवन जो मैं कंपनीज़ के नाम भी ले रहा हूँ, यूरोपियन या सऊदी कंपनीज़, इनकी भी रीढ़ की हड्डी साउथ एशियंस हैं। आपको फेस पे शायद सऊदी बैठा हुआ नज़र आ जाएगा, कोई गोरा बैठा हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन इसको चलाने वाले आप और मैं,
ठीक है। कोई इंडियन बैठा होगा, श्रीलंकन होगा, बांग्लादेशी होगा या पाकिस्तानी होगा। वो बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आ रहे? यार ये तो माइंडसेट की बात है। बिजनेस मैंने भी अभी तक उस तरीके से नहीं नहीं, किया, अगर हम वो लोग डरते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो मूव क्यों नहीं कर रही पाकिस्तान? बेतहाशा हैं, बेतहाशा हैं, लेकिन जाहिरी बात है उनका लेवल उस तरीके का नहीं है जो सऊदी कंपनीज का है। इसमें जो है वो पैसे का भी अमल दखल है डेफिनेटली, चीज़ों को लेके चलना हाँ। होता है। मतलब हमारा, हमने पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं देखे, तो हमारा वो पर्सपेक्टिव ब्रॉड नहीं हो सका। और सऊदी के अंदर छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी जितनी वर्कमैनशिप यूज़ करता है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस्लामाबाद में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और हिल्टी में रहते हुए फायर स्टॉप केमिकल्स हम उसमें लग रहे थे। ये सरदार साहब का जो वो है सेंटोरस, बड़ा वेल नोन एक आपका शॉपिंग मॉल है, फ्लैट्स भी हैं उसमें। उसमें एक 3rd टावर बन रहा था जिसे मोवनपिक होटल आ रहा है, और उस पर हमने हिल्टी में रहते हुए काम किया। तो वहाँ पे जो हमारी सेल थी, लाइक वो वन ऑफ द बिगेस्ट सेल ऑफ हिल्टी उस वक्त पे थी, हमने बेचे वो कोई 1.5 करोड़ के आसपास था या क्या, इतना हमने केमिकल बेचा। तो वो लाइक कंसिडर की गई, उस पर अप्रिसिएशन भी हुई कि वाह वाह भाई बड़ा कमाल हो गया, इतने ज़्यादा सेल हो गई। और लेकिन यहाँ पे 1.5 करोड़, कुछ 1.5 करोड़ यहाँ हर महीने से आ रहा होता है। तो प्रोजेक्ट से क्वांटम इतना बड़ा है माशाल्लाह, मार्केट इतनी बड़ी है। तो पाकिस्तानी आ रहे हैं डेफिनेटली, कंपनीज़ के ओनर्स भी हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बेतहाशा हैं। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ रही हैं। इस वक्त डेफिनेटली सऊदियों के मुकाबले में, यूरोपियंस के मुकाबले में थोड़ा कम है, क्योंकि कैपेबिलिटी का भी फ़र्क है, मॉनेटरी वाइज भी, और एफिशिएंसी में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेहतर हैं। इंजीनियरिंग वाइज भी, काबिलियत में हम लोग पीछे किसी से नहीं है। यहाँ पैसे का थोड़ा सा अमल दखल हो जाता है कि आपको कंपनी रजिस्टर करते हुए आपको तकरीबन कोई 70-80 हज़ार रियाल में भी चाहिए होता है, और उसके बाद भी आपको हर साल भी वो एक ख़ास महदूद रकम देनी होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल वक्त के साथ साथ इनको एड्रेस किया जा रहा है। अच्छा, टॉप लेवल सर्टिफिकेशंस बताएं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं आपकी सीवी के अंदर। यार सऊदी में मैंने ये देखा है, एक तो फील्ड पर डिपेंड करता है, जिसमें सेफ्टी का जिक्र किया, नेबोश आयोश है उसमें। इसी तरह प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सर्टिफिकेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके नाम के साथ पीएमपी लग जाए तो लोग आपको सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं। लाइक वो कहते हैं कि यार ये बंदा ना, इसने कुछ किया हुआ है शायद ना, तो ये बंदा काबिल है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है। दूसरा रिक्स की सर्टिफिकेशन होती हैं। एक हमारी सिविल के अंदर फील्ड है जिसमें आप क्वांटिटी सर्वेइंग करते हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग ये होता है कि लेट से एक बंदा है, वो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है, अब उसको प्रोजेक्ट कितने का बनेगा, वो इसको कहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग, और उसकी क्या कॉस्ट आएगी बेसिकली। लेट से अब एक ट्रम्प के बेटे अभी आए हैं रिसेंटली सऊदी में, वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब वो जब यहाँ आए हैं, उन्होंने एक कंपनी हायर की है, बेतहाशा यहाँ पे कंपनीज हैं, मेस है, आपके आरएलबी है, ये बड़ी टॉप कॉस्ट जो कंट्रोल या क्वांटिटी सर्वेइंग कंपनीज हैं, ये दुनिया की बड़ी, और भी काम करती हैं, लेकिन ये भी इनका शुबा बड़ा जाना माना जाता है। तो इन कंपनीज़ के अंदर वो लोग एम्प्लॉयड हैं जिन्होंने रिक्स की, ये एक यूके की सर्टिफिकेशन है। आप इंजीनियरिंग करने के बाद रिक्स की सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो आपको फिर बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर क्वांटिटी कैसे मेजर की जाती है, उनकी कॉस्टिंग कैसे की जाती है, ये आपको समझ आता है। तो ये एक सर्टिफिकेशन है, और ये बड़ी मज़े की चीज़ है, और बहुत ही हाई इसकी पेज होती हैं। बाद में जैसे आपने ट्रम्प के बेटे के नाम लिए, वैसे यहाँ पे जद्दा में मेरे ख्याल है ट्रम्प टावर बन रहा है, राइट? ट्रम्प टावर बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपसे ये कहना है कि ये जो बेचारा मजदूर तबका पाकिस्तान के अंदर, वो जो आ जाता है यहाँ पे, हाँ वो उनको जो रगड़ा लगता है, हाँ। ठीक है, तो उनको मतलब ये क्या करना चाहिए, मतलब कि वो। यार हमारा कसूर है, हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। मतलब हम तो इसको ज़ाहिर बात है कंट्रोल नहीं कर सकते। होना ये चाहिए था कि जब सन 80 में पाकिस्तानी लेबर ने निकलना शुरू किया, गल्फ़ की तरफ आना शुरू हुआ, दुबई गए, दुबई पहले बनना शुरू हुआ, पहले तो लेबर हमारी दुबई गई, उसके बाद फिर सऊदी भी आना शुरू हो गई। तो हमें इनको थोड़ा सा एजुकेट करके निकालना चाहिए था बेचारों को ना, उन बेचारों का कसूर नहीं वो है। बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई मसला नहीं, अगर देखो, आप उनको एक छोटी ट्रेनिंग दे दो, पढ़े दे हाँ, कैन मेक अच्छी गुड पढ़े लिखे का इसमें कोई ताल्लुक नहीं हाँ, होता। बिल्कुल आपको ऐसे। तमीज़ पढ़ाई नहीं उस तरीके से सिखा रही होती। मतलब हमने तो कोई तमीज़ का लेक्चर नहीं लिया यूनिवर्सिटी में जाके। तमीज़ तो आपको घर से आती है, और उठना बैठना। आपको अनपढ़ लोग भी बड़े तमीज़दार मिलेंगे, उनको रख रखाव आता है, ओढ़ना पहनना कैसे है। आपको बड़े सोबर लोग मिलेंगे जिनकी ड्रेसिंग बड़ी ही ग्रेसफुल होगी, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, और बहुत कम पैसों में। देखिए चप्पलें पहन के घूमना और अजीब-व-गरीब हुलिये पहन लगा के, मतलब मैं इस पे क्या बात करूं, लेकिन हमें एजुकेट करना था इनको कि यार आपको कैसे बिहेव करना है, क्योंकि वो हमारे एम्बेसडर बन के आए थे।
हम अगर सऊदी में आज उस तरीके के कामयाब नहीं हो पा रहे या कहीं पे हमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है, तो वो इसी वजह से है कि हमारा इमेज बहुत ही ख़राब हो गया और हमारे एम्बेसडर जो थे वो लोअर तबका था बेचारा, और उस बेचारे को भी ट्रेन हमने नहीं किया, हमें करना चाहिए था, हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए था। अभी एक अच्छा इकदाम हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं, एक कोई ट्रेनिंग छोटी सी है कि यार आपने जो भी बंदा बाहर सफ़र करने जा रहा है उसको एक ख़ास सर्टिफिकेशन लेनी है। पता नहीं वो सर्टिफिकेशन अब मेरा ख्याल है हमारे लोग वैसे ही ले लेंगे बिना ट्रेनिंग किए, लेकिन उसको सीरियस लेना चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि यार लोगों को घूर घूर के देखना नहीं है आपने, और आपने एक तमीज़दार तरीके से बिहेव करना है। तो बिहेवियर चेंजिंग आपको, हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था इंजीनियरिंग में, उसको कहते थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि आप किसी इदारे में जाएंगे तो वहाँ आपने बिहेव कैसे करना। तो यहाँ लाइक आपको लिविंग बिहेवियर पढ़ाने की हमें ज़रूरत है कि यार ज़िंदगी गुजारने का ढंग क्या है। इवन दो कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सबसे बड़ी और सामने मौजूद है, लेकिन हम अमल नहीं करते। हमने कितनी कोई उनकी सुनते पूरी कर ली या उनको मान लिया, हम दाढ़ियों पे ज़ोर रखते हैं, टखने ऊपर करने पे ज़ोर रखते हैं, लेकिन जो उनकी सुनते हैं जो कि आपकी इखलाक से रिलेटेड हैं, जो कि आदाब से रिलेटेड हैं, हम उनको सुनना भी नहीं चाहते और उसको फॉलो भी नहीं करना चाहते, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, जो अभी अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे थे जैसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो अगर मैं यहाँ के इन्वायरमेंट को देखता हूँ तो उस हिसाब से मटेरियल की जो कहते हैं कि जो ऐड होना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो इट्स टोटली डिफरेंट जो कि आप कंपेयर कर रहे हो पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है? तो उसके पूरे एक SOPs होते होंगे, right? डेफिनेटली डेफिनेटली। अब क्या ऐसे हो सकता है मैं पाकिस्तान में बैठ के वो सारे SOPs किसी तरह पढ़ लूँ, या इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इस तरह के इन्वायरमेंट में आगे थोड़ा एक्सपीरियंस लूँ फिर मैं स्टैंडर्ड्स ओपन है, देखें दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन जितनी भी होती है वो अक्सर ओपन है। नहीं, वो तो आप मटेरियल ASTM यहाँ पे मटेरियल अगर मैं रेत को कंपेयर करूँ पाकिस्तानी रेत से तो वो तो टोटली डिफरेंट है ना। नहीं नहीं, मैं हाँ। स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। देखें किसी भी मटेरियल का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जिसको हमारी सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में ASTM स्टैंडर्ड कहा जाता ठीक है। है। अमेरिकन मटेरियल टेस्टिंग, ये एक मैनुअल होता है और उसमें आपको बताया जाता है कि अगर रेत है तो रेत को चेक करने का तरीका क्या है, कौन सी रेत अच्छी है कौन सी बुरी है। अच्छा, इसी तरह स्टील का भी अपना स्टैंडर्ड है, और कौन सा स्टील अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन सा स्टील कब नहीं यूज़ करना, उसको टेस्ट कैसे करना है। अब लेट से 3 तरह की कंपनी स्टील लेके आपके पास आ रही हैं, आप बीइंग इंजीनियर आपको पता कैसे चलेगा कि यार कौन सा अच्छा है तो कौन ये सा बुरा सारा पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस वाले बंदे ये का। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इनका QC का काम हो जाता है, जो कि इन स्पेसिफिकेशंस को पढ़ते भी हैं। और इवन क्वालिटी में हमने इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ा हुआ है, हमने इंजीनियरिंग में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है। लाइक इंजीनियरिंग करते हुए हम ये स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, इनको कोड, और डिज़ाइनर्स भी इसको पढ़ते हैं। डिज़ाइनर्स के अलग कोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं कि आपने बिल्डिंग को डिज़ाइन कैसे करना है। तो ये मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जिस तरह से कुरान एक सेक्रेट बुक है जो कि आपको गाइडलाइन देती है कि यार ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, इसी तरह एक इंजीनियर के लिए उसकी सेक्रेट बुक, उसके कोड्स, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स बहुत सारी रिसर्च करने के बाद तय होते हैं। लाइक इसमें सालों की रिसर्च होती है, उसके बाद वो कोड लिखा जाता है, फिर इंजीनियरिंग कम्युनिटी को वो कोड दे दिया जाता है कि यार इस पर रिसर्च हो चुकी है, इस पर काम हो चुका है, आप इसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें। तो ये कोड्स अवेलेबल हैं, इंजीनियर्स पढ़ते भी हैं और सऊदी आने से पहले भी पढ़ सकते हैं। और सऊदी में अच्छी बात ये है कि सऊदी का अपना जो कोड है, सऊदी बिल्डिंग कोड, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो कोड अमेरिकन यूज़ किए जाते हैं, और हमारे पाकिस्तान में भी अमेरिकन कोड्स से फेमिलियरिटी है, और अमेरिकन कोड्स यहाँ पे एप्लीकेबल, और इवन जो अपने इनके सऊदी कोड भी हैं वो ज़्यादातर रेप्लिका हैं लाइक अमेरिकन कोड्स के, भले वो डिज़ाइन के कोड हों या वो क्वालिटी अश्योरेंस के कोड हों, वो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल के कोड हों, वो ज़्यादातर डिटो कॉपी होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के। और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स आपको ईजिली मिल जाते हैं, हमारे इंजीनियर पढ़ते रहते हैं और फेमिलियर है, लाइक ये कोई नई चीज़ नहीं है कोड्स हमारे लिए। तो ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड का ना डायरेक्ट ताल्लुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ भी है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं, एक फील्ड होती है जिसको कहा जाता है MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ठीक है। तो सिविल इंजीनियर जो है बेसिकली, अगर आप इंसानी जिस्म को ले लें तो इंसानी जिस्म में मैं आपको जिस तरीके से नज़र आ रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से बिल्डिंग को देखते हैं तो जो आपको बाहर से सूरत हाल नज़र आती है वो आर्किटेक्ट का काम होता है कि बाहर आपकी टाइलें कैसी लगेंगी, ग्लास किस तरीके का होगा, एल्युमिनियम कैसा लगेगा, बिल्डिंग बाहर से लुक वाइज कैसी होगी, ये आर्किटेक्ट करता है।
उसके अलावा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर से मुराद जैसे आप इंसानों में देख लेंगे हड्डियाँ, जो ढांचा होता है, जो ढांचा किस तरीके का होगा, उसकी क्या मोटाई होगी, क्या थिकनेस होगी, ये तमाम चीज़ें सिविल इंजीनियर तय करता है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मैं उसको कॉलम्स और बीम्स कहूँगा। जैसे इंसान के अंदर ढांचा है, इस तरह बिल्डिंग के अंदर उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको ग्रे स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें आपके कॉलम, स्लैब्स, फाउंडेशंस, रिटेनिंग वॉल्स, ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अच्छा, अब ये आपका हैबिटेबल अभी नहीं हुआ, आपके पास जस्ट स्ट्रक्चर है। अब इसको लिविंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको एमएपी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है, जिसमें आपके प्लम्बिंग के पाइप्स आ जाते हैं। आपने पानी की, ज़ाहिर बात है, वो कनेक्शंस देने हैं, जगह बिजली पहुंचानी है, हर कमरे में स्विचेस देने हैं कि आपका लैपटॉप, मोबाइल चार्ज हो सके। तो ये तमाम काम इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वाले करते हैं। और अच्छा, ये इंजीनियर नहीं होते? ये भी इंजीनियर होते हैं। अच्छा, ये भी ये इंजीनियर engineer है, लेकिन ये सिविल नहीं होते। ये मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होते हैं। अच्छा, तो एक प्रोजेक्ट में ये हो नहीं सकता कि सिविल इंजीनियर अकेला उठ के सारा कुछ कर ले। ठीक है। उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए होता है, उसको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होता है, और ये मिल बैठ के और फिर जाके कोई एक मैं प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ, तो नो वरीज, मुझे आइडिया नहीं है। नो लेकिन वरीज। फिर भी अब इंजीनियर तो ये जाके प्लम्बिंग वाला काम ही ना करेगा नहीं, ना, नहीं। उसने आगे कोई टीम रखी होगी जो कि सारा देखिए, मैनेज हाँ, करती है। इंजीनियर तो एग्जीक्यूट डायरेक्ट नहीं करता, हम्म। उसने आगे सुपरवाइजर्स, मैंने होगा चेन ऑफ कमांड होती है। अच्छा, वो जो मजदूर जो प्लम्बिंग का काम कर रहा है वो टेक्निकल होता है? हाँ, अच्छा खासा टेक्निकल होता है, मींस के हाँ, कोई सर्टिफिकेशन होती है उसके पास? उसके बाद सर्टिफिकेशन भी होती हैं। अच्छा, यस, यस। ठीक है, यानी कि हमारे थोड़ा पढ़ा पंजाब लिखा के है अंदर, या पंजाब एफएससी के वगैरह किया है? अंदर एक इदारा है टेफ्टा के नाम से, ठीक है। वो आपको फ्री में सर्टिफिकेशंस करवाता है। आपको कोई हुनर सीखना है, लेट से आपने, एक बंदा है, उसने 8वीं वो पास है, 8th की हुई है उसने, और उसका आगे पढ़ने का कोई मूड नहीं है, वो करे यार पढ़ाई वढ़ाई ऐसे ही है, मुझे ना कुछ हुनर सीखना है, मुझे कार मैकेनिक सीखनी है, मुझे ड्राइवर बनना है, ट्रक ड्राइवर बनना है। एक्चुअली वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है। हाँ, सॉरी। ठीक है, हम इसको इस तरह ले लेते हैं। वो फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है बेचारा, लेकिन वो फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, और वो बेचारा नहीं पढ़ पा रहा होता है। इस तरह भी होता है कुछ केसेस में। तो उस बेचारे को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, आप वहाँ जाएं, वो बेचारे आपको सिखाते भी हैं, पैसे भी देते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, टेफ्टा आप कह रहे हैं प्रोग्राम? टेफ्टा, ये TEV, सिर्फ पाकिस्तान में है कि TA, बलूचिस्तान में भी है? ये बलूचिस्तान में भी है गालिबन। टेफ्टा के इदारे पंजाब। पंजाब में भी हैं, हाँ। सिंध में शायद इसका कोई और नाम होगा, लेकिन हर, इवन KPK में, हर जगह इस तरह के इदारे गवर्नमेंट के मौजूद हैं, जो आपको प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन का काम, चाहे कार मैकेनिक हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग में जो प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रीशियन का काम होता है वो सिखाएंगे। तो ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमें इनको बस थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है, इनके पीछे जाने की ज़रूरत है। अगर मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ जाता हूँ, व्हाट्स द स्कोप, मतलब कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग से हट के चीज़ है, और इसकी अलग सर्टिफिकेशंस होती हैं। ये ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स ही कर रहे होते हैं, और वरना ये आर्किटेक्ट के अलावा इसकी अलग से सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। मतलब उसमें अगर मैं कहूँ कि यार इस टेबल का रंग क्या होगा, ये टेबल कहाँ रखी हुई होगी, कौन सी लाइट कहाँ से आ रही है, सोफ़ा कहाँ रखा जाएगा, कौन से जो गमले हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, उनमें किस कलर के फूल होंगे, कौन सा गुलदान कहाँ होगा, तो ये बड़ी साइंस है इसके पीछे भी ना। एक छोटा सा घर, आप किसी घर में एंटर होते हैं, आपको फील होता है कि यार ये तो लाइक बड़ा ही वास्ट लग रहा है, और उसी घर लाइक उसके सारे एरियाज डायमेंशन सेम होता है किसी और घर में, लेकिन चूंकि उसके अंदर बेतरतीबी होती है, उसके अंदर फर्नीचर बड़ा ऑड किस्म का पड़ा हुआ होता है, तो आपको वो घर मुनासिब नहीं लग रहा होता, उसकी आपको एक फ़ील अच्छी नहीं आ रही होती। तो ये जो फ़ील है ये आपको आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर्स ला के देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मास्टर भी किया हुआ, व्हाट डू यू थिंक इट्स वर्थफुल फॉर यू? यार मास्टर्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मैंने किया रिफ़ा से। वर्थ इसकी सऊदी के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने देखी है। आपको आपने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री एक्सेप्टेबल हुई थी या मास्टर? बैचलर हुई थी, बैचलर। आप बैचलर कर लें, आप मेंबर बन जाते हैं, आपको उसके लिए मास्टर्स नहीं चाहिए होता, लेकिन मास्टर्स है तो आप वो भी दे सकते हैं। अच्छा, तो वो यूनिवर्सिटीज HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, राइट? हाँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द टाइमिंग, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। तो मुझे उसका नहीं आइडिया। इसके अलावा भी अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं तो जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वो HEC से HEC इज़ मस्ट। आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की जो नए बच्चे आ रहे हैं सऊदी में, वो जब यहाँ आते हैं, आने से पहले फ़र्स्ट तो वही है HEC, दूसरा मोफा से आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक हमारा इदारा है। यार मेरे ख्याल में तो पता क्या करना चाहिए, इनको करना चाहिए कि यार डिग्री मिल गई है,
मुफा उसमें ये लगी लगाई आए। मुफा से, हाँ मुफा से नहीं नहीं नहीं, लगी लगाई नहीं आने वाली, मुझे पता है। मुफा से खुद टेस्ट करवा लो, सऊदी एम्बेसी से भी टेस्ट करवा लो। हाँ लेट्स सी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये, लेकिन ये कि काम हुआ हुआ आपका होनी ठीक है? चाहिए सब। अगर आपको अपॉर्चुनिटी बाय इंशाल्लाह मिल जाए अगर लिंक्डइन के थ्रू, तो आपको प्रोसेस और मजीद स्मूथ हो बिल्कुल जाए। वेट नहीं करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। लाइक एचईसी तो मस्ट है, एचईसी तो इवन पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं वो आपसे एचईसी की डिमांड करते हैं, क्योंकि आपके पास क्यूआर कोड आ जाता है ना डिग्री के पीछे। आप उस क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पता लग जाता है कि यार ये डिग्री सच्ची है या नहीं है, वरना तो फेक भी बड़ा कुछ चल रहा है। अच्छा, एआई की कितनी इन्वॉल्वमेंट है इन चीज़ों के अंदर? मुझे लगता है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग के अंदर ही जाएगी एआई ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन। यार ये फील्ड बड़ी वास्ट होती जा रही है। एआई सिर्फ डिज़ाइनिंग में मैं नहीं इसको ऐसे कहना चाहूँगा। डिज़ाइनिंग में डेफिनेटली हाँ ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी है कि आप लेट्स से प्लानिंग जब आप करते हैं किसी प्रोजेक्ट की ना, एक प्लानिंग इंजीनियर होता है जो कि प्लानिंग कर रहा होता है प्रोजेक्ट की कि यार कौन सा काम कब होना है, इसको प्लानिंग कहा जाता है। कि कौन सा मटेरियल कब आना है, लगना कब है, कितने बंदे चाहिए उसके लिए, इस सब को प्लान किया जाता है। और ये एक सॉफ्टवेयर है प्राइमावेरा, उस पर किया जाता है। अब उसमें डिफरेंट एड ऑन्स आ रहे हैं जो इसमें एआई को इन्वॉल्व करके बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्लानिंग आप जेमिना या चैट जीपीटी की मिसाल ले लें। आप एक लेट से घर बनाना चाह रहे हैं, एक लेमैन घर बनाना चाह रहा है, वो सिंपली चैट जीपीटी के पास जाए, उसे अपने घर का एक प्लान बताए कि यार ये मेरा घर है, और उससे मुझे बताएं कि मटेरियल क्वांटिटीज़ अगर उसके पास हैं तो वो दे दे, और उसको कहीं इसको प्लान कर दें। तो वो आपको एक प्रॉपर एक्सेल में बड़ा खूबसूरत तरीके से प्लान कर देगा कि यार तब ये काम करना है, अब ये काम करना है, इसमें इतने बंदे लगेंगे, इसमें ये वाला बंदा लगेगा, इसको इतने, इवन वो आपको पेमेंट भी बता रहा होता है। तो एआई आजकल इतना मज़े का हो गया। अभी एक मेरे साथ रिसेंटली एक किस्सा हुआ कि मैंने सुबह गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी का एक्सेलरेशन का कोई इशू आ रहा था, मैं एक्सेलेटर दे रहा हूँ, गाड़ी इतना चल नहीं रही, बहुत स्लो हो रही है। तो मैंने एआई से पूछा, चैट जीपीटी से पूछा, मैंने कहा ये गाड़ी का मसला चल रहा है, क्या हो सकता है। उसने मुझे 2-3 बताई चीज़ें ना। तो फिर उसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि अच्छा यार अगर ये वाला मसला हो तो कितने पैसे लग सकते हैं, पाकिस्तान में हो तो कितने पैसे, सऊदी में हो तो कितने पैसे लग सकते हैं। उसने मुझे दोनों कंपैरिजन दे दिए कि आप पाकिस्तान में होते तो आपके इतने खर्चा हो जाता, सऊदी में है तो ये चीज़ इतने की मिलेगी। वेबसाइट्स दे दी उसने मुझे, यहाँ से ये वाली चीज़ ख़रीद लें, यहाँ से ये वाली चीज़ ख़रीद लें। रियाद के अंदर उसने मुझे लोकेशंस दे दी कि ये मैकेनिक यहाँ बैठा हुआ है, ये मैकेनिक यहाँ बैठा हुआ है। तो ज़िंदगी आपकी आसान कर दी है एआई ने। और उसका मैं ये समझता हूँ कि फ़ायदा वो बंदा लेगा जो एआई को अपने काम के अंदर एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। और एआई तो आजकल हर चीज़ के अंदर शामिल हो गई है, डिज़ाइनिंग में भी बेतहाशा। डेफिनेटली जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको अर्ज़ किए कि सेफ है, सैप है, ई टैब्स है, बिम है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, उसके अंदर रेविट के अंदर एआई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। आपने अक्सर फेसबुक पे तस्वीरें देखी होंगी, लोग अपना घर की तस्वीर देते हैं और उसे कहते हैं कि यार ज़रा इसको खूबसूरत बनाएं। पहले लोग फ़ोटोशॉप यूज़ करते थे और बड़ी मेहनत करते थे, आधा घंटा लग जाता था उन्हें, कलर्स चेंज कर रहे हैं, दीवारें चेंज कर रहे हैं, वो ये 2 सेकंड में आपको वो करके देता है सारा कुछ। अच्छा, क्या सिविल इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट के अंदर सऊदीज़ की स्पेसिफिकली जॉब्स हैं कि इस फील्ड के अंदर सिर्फ जो सऊदीज़ होना चाहिए? यार मैंने ये देखा है लकीली इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है सऊदीज़। चंद एक फील्ड हैं जैसे एचआर है, फाइनेंस है, इस तरह की जो फील्ड्स हैं इनमें सऊदीज़, अकाउंटेंट हो गए, अकाउंट फाइनेंस मैंने कहा तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी है मेरे ख्याल। नहीं नहीं है, इसमें इतना नहीं है। लेकिन मैंने वही अर्ज़ किया कि आपका एक लेवल होगा, लाइक आप प्रोजेक्ट मैनेजर में भी बन जाएंगे, लेकिन ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है, जीएम भी है, तो उस पर कैप आ जाता है आपके ऊपर। डेफिनेटली आप हैं तो एक्सपर्ट ना, इस मुल्क के, हम शहरी तो नहीं, बिल्कुल। तो डेफिनेटली एक कैप हमारे ऊपर लग जाता है। आई थिंक आई हैव कवर ऑल द क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में थे। श्योर। बाकी यह है कि इट्स डिपेंड के कमेंट के आते हैं, तो भाई मैं सिविल इंजीनियर का बंदा नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चंस पूछने थे जो मुझे हेल्प आउट करें और उन लोगों को भी हेल्प आउट करें जो कि फ्रेश ग्रेजुएट है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का 5 साल का एक्सपीरियंस है जी, वो फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान के अंदर, सभी हम व्हाट ही नीड टू डू? कौन प्रोसीजर नहीं है। आप पे बात कर लेते हैं, आपका भी 7 साल का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के अंदर, हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि यार क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा। अब मेरा ख्याल अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी बाहर भेजेंगे, यू नो। हाँ तो व्हाट डू यू यार ये थिंक? लोग तो बेचारे बाहर जाने वालों को रोकते फिर रहे हैं, मतलब इनका सिस्टम ही नहीं है, सीधी बात है। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता,
लेकिन जो बच्चे बेचारे बाहर जा रहे हैं, ये लोग देखें तो सही कि यार कौन सा बच्चा बाहर जा रहा है, तो हर एक को रोकते फिर रहे हैं। ठीक है, स्क्रूटनी लाजमी करें, लेकिन स्क्रूटनी में ये देखें कि यार कौन लीगल तरीके से जा रहा है, कौन वैसे जा रहा है। खैर मैं इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, दिस इज़ इट। नहीं, लेकिन अगर 7 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो, बेचारा क्या करे यार 7 साल का अप्लाई experience। करे, अपने आप को इस काबिल बनाए, अपने आप को देखें। वो बेचारा तो फ्रस्ट्रेटेड है, वो नहीं नहीं, सोच रहा है मैं अर्ज अपनी कर रहा जान हूँ, ले लूं। नहीं अल्लाह ना करे, कोई किसी की अपनी जान तो बिल्कुल ना ले, किसी की भी ना ले। तो जान ना ले, जान एक बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की, अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी है, और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द ही बहुत अच्छे पॉजिटिव हमारे पास सिनेरियोज़ मौजूद होते हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में लोग होते हैं जो बेचारे आगे तरक्की कर जाते हैं। हमें उनसे पूछना चाहिए कि यार क्या किया आपने, क्योंकि पाथवेज़ हैं, पाथवेज़ आपको फॉलो करने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपको स्टेप्स लेने हैं, और वो स्टेप लेने के बाद आप उस मकाम पे पहुंच जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे, अच्छा मुझे नहीं पता, आईटी सेक्टर में तो इजिप्शियंस बहुत ज़्यादा है, इजिप्शियन, जॉर्डेनियन, हमारे यहाँ भी है। अरबी स्पीक। अच्छा आप हमारे यहाँ भी है। अच्छा सिविल इंजीनियरिंग में आपको पाकिस्तानी डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन इजिप्शियंस बेतहाशा मिलते हैं, लेबर के अंदर भी इनकी लेबर भी है। हाँ, मैंने इजिप्शियंस देखा। आपको मिलते हैं, और लेबनीज़ की लेबर नहीं होती, लेकिन लेबनीज़ जो हैं वो प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत की पोजीशंस पे हैं। चूँकि उनकी अपीयरेंस थोड़ी गोरों वाली होती है, और वो इंग्लिश में तो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये है कि वो अंग्रेज़ लगते हैं शक्ल से। उनके नाम भी इस तरीके के होते हैं कि जूलियन, जॉर्ज, हालांकि मुस्लिम्स होते हैं, लेकिन चूँकि लेबनान के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ग़الباً 40% है या 50% है, तो वो थोड़ी सी जगह ग्रैब कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और मज़ीद ऐड करता हूँ, तो टेक्निकल स्किल ठीक है आप लोगों के पास है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है डेफिनेटली, किसी भी कंपनी के अंदर, अगर आपने अच्छी डेफिनेटली। पोजीशन पे जाना है। जी हाँ, राइट। जी हाँ, जी हाँ, कम्युनिकेशन मैटर करती है, और कम्युनिकेशन के बेतहाशा कोर्सेज मौजूद हैं। मैं ये कहता हूँ, मैंने एक जगह पढ़ा भी था, और मैं इसको अब खुद पे इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, कि यार आपकी एक सैलरी आपको जब मिलती है ना, तो उस सैलरी के जब आप हिस्से कर रहे होते हैं कि यार ये घर के रेंट में चला गया, ये गाड़ी के पेट्रोल में चला गया, तो उसमें एटलीस्ट 5% बहुत कम होता है सैलरी का, वो आप रखें जिसमें आप कहें कि यार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे मैं लगाऊंगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप राडो घड़ियाँ पहनना शुरू कर दें, रोल्स रॉयस ले लें और इस तरह की चीज़ें करना, लेकिन आप इन्हांस करें ख़ुद की अपीयरेंस को भी, कि आप पहनते क्या हैं, घड़ी किस तरीके की पहनते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं आप, जूते आप कैसे पहनते हैं, कहाँ से लेते हैं, इनका बड़ा फ़र्क, कलर कम्बिनेशन आपका कैसा है। आप कंसल्टेंट्स हायर करें, पाकिस्तान में इस तरह कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, और वो आपको बताते हैं कि यार आप पे कौन से कलर सूट करते हैं, आपकी अपीयरेंस कैसे बेहतर हो सकती है। ये तो अपीयरेंस की बात होगी। दूसरा, बात करने का अंदाज़, बात करने के अंदाज़ के भी कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, और इस पे इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए। नई लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, आप फ्रेंच ज़बान सीखें, आप अरबी तो लाजमी सीखें यार। अरबी तो हम सबको, मुझे याद है हमारा सब्जेक्ट होता था स्कूल में अरबी लैंग्वेज का, लेकिन वो हमने सही तरह सीखी नहीं, वो टीचरों को भी शायद नहीं बेचारों को आती थी। उनको तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि हमें सऊदी आना है, तो यार सऊदी ना भी आए, आप यकीन करें नहीं, मुझे थोड़ी बहुत अरबी की जब समझ आई है ना, तो नमाज में खड़े होने का जो सुरूर है अरबी को समझने के बाद, आप वो करके देखें, आपको इतना मज़ा आएगा, इतनी लज्जत आएगी। आयत करीमा एक छोटी सी आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम इसको वैसे ही पढ़ लेते हैं कि यार ये तो, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप इसको समझ के पढ़ें ना, आप इसको रोए बिना नहीं पढ़ सकते, आपको रोना आ जाता है कि ला इलाहा इल्ला, कोई नहीं है अल्लाह ताला आपके सिवा, इल्ला अंता सुब्हानका, आप सुबहान हैं, आप अजीम हैं, और इन्नी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बिलाशुबा मैं ही हूँ जिसने जुल्म किया। इसमें आप इकरार कर रहे होते हैं, अपने रब के सामने नादिम हो रहे होते हैं। ये अस्तगफिरुल्लाह भी इंसान कहता है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए उसको वो फीलिंग नहीं आ रही होती कि यार मैं पता नहीं क्या अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़े जा रहा हूँ। लेकिन ये जो आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपके दिल को झंझोड़ के रख देती है, आपको समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैविंग यू हियर, एंड इट्स अ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। सेम हियर Thank you नईम, so much. मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इनवाइट किया, जज़ाकल्लाह खैर, सो नाइस ऑफ यू। मस्सलाम।